Good morning, students. This is class ninth and welcome to class ninth. We are doing history in these days. So, history is chapter the French Revolution, and yesterday we have studied about that what is the French Revolution and what are the effects of French Revolution and how the people are separated, how the people are frustrated with the uh, nature of the kings and all the settings of the kings and the major part of the rules and regulations. तो देखते हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कल हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें थर्ड पॉइंट जो था उसका था सोशल डिस्पैरिटी का। सोशल डिस्पैरिटी जो है वो क्या है? सोशल डिस्पैरिटी का मतलब है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है यानी फ्रांस में क्या किया गया था, जो पीपल ऑफ द कंट्री थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। सोशल डिस्पैरिटी का मतलब यहाँ पर है कि सोशली यानी सोशल बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, या फिर वो हम ये कह सकते हैं कि उनके वर्क को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करना, या फिर उनकी इनकम यानी कि वो पुअर हैं या रिच हैं, पुअर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करना और रिच पीपल के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा था ऐसा। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था वहाँ के लोगों को, जिसमें 3 ग्रुप्स में जो फर्स्ट ग्रुप था उसे नाम दिया गया फर्स्ट एस्टेट। इसमें इन्हें नाम दिया गया था एस्टेट्स। क्या नाम दिया गया था? इन्हें एस्टेट्स नाम दिया गया था। अब ये जो एस्टेट्स थे ये 3 टाइप के बनाए गए थे। 3 टाइप के एस्टेट जो बनाए गए थे, इसमें देखिए जो फर्स्ट एस्टेट था, फर्स्ट एस्टेट जो था, फर्स्ट एस्टेट का मतलब था ऐसे पीपल जो नोबल पीपल हैं, क्लर्जी पीपल रहते थे। यानी फर्स्ट एस्टेट में लिया गया था किसको? क्लर्जी पीपल को। क्लर्जी पीपल जैसे कि फादर ऑफ द चर्च के फादर और टेम्पल्स के जो प्रीस्ट होते थे उनको लिया गया था। इनके पास सेकेंड एस्टेट जो था, सेकेंड एस्टेट में लिया गया था नोबल पीपल को, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े जो लोग थे वो रहते थे, यानी कि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स, बिजनेसमैन, एडवोकेट्स, बहुत ज़्यादा जो भी काफ़ी पैसे वाले लोग थे वो सेकेंड एस्टेट में इंक्लूड होते थे। थर्ड एस्टेट की हम बात करें तो थर्ड एस्टेट में कौन कौन से पर्सन थे? वो पर्सन थे जो कि जैसे फार्मर्स हैं, जो नॉर्मली अपना काम करके यानी मेहनत करते थे और मेहनत करके लेबर करके क्या करते थे? पैसा अर्न करते थे बहुत मुश्किल से। तो ये 3 एस्टेट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा था ग्रुप ऑफ द जो पीपल ऑफ द कंट्री थे उनको। फर्स्ट एस्टेट जो था वो था क्लर्जी पीपल का। सेकेंड एस्टेट जो था वो था नोबल पीपल का, जिसमें लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे। थर्ड एस्टेट जो था वो था फार्मर्स का, जो कि अपनी मेहनत से पैसा अर्न किया करते थे, जिसमें छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, जो भी क्राफ्ट्समैन होते हैं वो थे, फार्मर्स थे, और जो लेबर होती है वो थे। यानी ऐसे लोग थे जो बहुत छोटे छोटे काम करके पैसा अर्न करते थे और अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। तो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट में ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके से इनको अकॉर्डिंग टू हैविंग मनी यानी कि पैसे के अकॉर्डिंग इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया था। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों एस्टेट्स में किस तरीके की जो भी पैसे के अकॉर्डिंग जो डिवीज़न था वो कैसा था वो देखते हैं। फर्स्ट एस्टेट के जो पर्सन्स थे हमें पता है कि बहुत नोबल थे और बहुत ज़्यादा जो पर्सन्स थे उनमें जो भी रिलेटेड टू क्या होते हैं, किससे रिलेटेड हो, जो कि चर्च वगैरह से रिलेटेड थे उनसे थे। अब इनमें जो ये चर्च वगैरह से रिलेटेड जो थे ये पर्सन जो थे वो माइनॉरिटी में आते थे। किसमें आते थे? माइनॉरिटी में। यानी कि जितनी हम जो फ्रांस थी उसकी जितनी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन का 1% भी नहीं थे, उस पॉपुलेशन का 1% भी कौन नहीं थे? ये फर्स्ट एस्टेट के जो पीपल थे वो। इन पर्सन से यानी इन माइनॉरिटी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, इनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। माइनॉरिटी में आते थे ये, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में जो मोमडन्स है वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जैनिज्म जो है वो माइनॉरिटीज़ में आता है, बुद्ध जो हैं वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं।
तो ऐसे ही इनको इसमें किस में माना जाता था, माइनॉरिटीज में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एस्टेट की। सेकंड एस्टेट के जो लोग थे वो भी प्रिविलेजेस, उनको भी जो टैक्सेस थे वो नहीं देने पड़ते थे, इन्हें भी टैक्सेस फ्री रखा गया था, या फिर ये कह सकते हैं सिर्फ नाम मात्र का टैक्स लगाया गया था इनके ऊपर। ये भी किस में आते थे, माइनॉरिटीज में, यानी बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह अप्लाई नहीं किए गए थे। अब हम बात करते हैं थर्ड एस्टेट की, कि थर्ड एस्टेट में क्या था। ये जो दोनों थे ये माइनॉरिटीज के पीपल थे, यानी 2%, इन दोनों को मिला के पूरी पॉपुलेशन का 2% होता था। इन दोनों को मिला के पूरी पॉपुलेशन का कितना होता था, 2% होता था। अब हम बात करते हैं थर्ड एस्टेट की, कि थर्ड एस्टेट में क्या था। देखिए थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करते थे, बहुत पुअर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी, और जो पूरी पॉपुलेशन है, होल पॉपुलेशन का 98%, होल पॉपुलेशन का 98% किससे रिलेटेड था, थर्ड एस्टेट से। थर्ड एस्टेट से रिलेटेड था, तो इनको सभी, ये मेजॉरिटी में आते थे, इनको सभी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इनको सारे के सारे टैक्सेस पे करने होते थे, जितने भी टैक्सेस थे, टैक्सेस टू सर्वाइव, टैक्स लैंड टैक्स, रोड टैक्स, हाउस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, जो भी टैक्स थे उन सभी को इसे पे करना होता था। यानी कि, और इनकी ये जो सेक्टर था ये बहुत ज़्यादा पुअर था, यानी बहुत ज़्यादा पुअर, जितना अर्न करते थे डेली में, जितना ये अर्न करते थे उतना ही खर्च कर देते थे, और उसके ऊपर इन्हें क्या देना पड़ता था, फिर टैक्स भी देना पड़ता था। तो इनके पास अपनी सेविंग्स के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो जो इनकी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब हम बात करते हैं इसके कि इन लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं थे। नो पॉलिटिकल राइट्स दे आर हैविंग। इन लोगों के पास कैसे भी कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, यानी कि इन लोगों के लिए तो राइट टू फ्रीडम भी इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने, यहाँ के किंग ही वहाँ पर गवर्नमेंट होती थी, वहाँ के किंग ने इनके लिए तो राइट टू फ्रीडम भी जो है वो भी डिनाई किया हुआ था। यानी कि इन्हें तो राइट टू फ्रीडम, यानी फ्रीली इन्हें रहने की भी आज़ादी नहीं थी कि ये कहाँ रह सकते हैं। फ्रीली इन्हें कोई भी रिलीजन अपनाने की आज़ादी नहीं थी। रिलीजन कोई चेंज करना चाहे तो उस पर भी इनके टैक्स वगैरह अप्लाई कर दिए गए थे। इन लोगों से इनके जो धर्म होता था, इनके रिलीजन को फॉलो करने के लिए भी टैक्स लिए जाते थे। तो ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे ये जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जबकि 98% ये थे और ये सिर्फ 2% थे। और इन लोगों के पास, थर्ड एस्टेट के पास जितनी प्रॉपर्टी थी, अगर पूरी प्रॉपर्टी का अगर हम हिस्सा करें तो 10% प्रॉपर्टी जो थी वो थर्ड एस्टेट के पास थी, और 90% जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी का रेशियो हम देखते हैं, 10% जो प्रॉपर्टी थी वो थर्ड एस्टेट के पास, और 90% जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास थी। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, यानी कि 2% लोगों के पास तो 90% प्रॉपर्टी, और 98% लोगों के पास 10% प्रॉपर्टी, ये होता था। तो यहाँ पर इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, और ये जो पुअर पीपल हैं ये बहुत ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे। यानी इसी वजह से जो पुअर हैं, पुअर और रिच दोनों के बीच में क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे खाई बढ़ती जा रही थी। यानी कि पुअर और रिच, पुअर तो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे थे, और रिच जो है वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे। तो यानी पुअर और रिच के बीच में जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होता जा रहा था। अब हम बात करते हैं किसकी, कि अब इन लोगों ने, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, तो इन्होंने क्या किया कि हाँ ठीक है, हमें बात करनी चाहिए किंग से, यानी कि जो भी पॉलिटिकल वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है या मंत्री वगैरह जो हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है हम एक मीटिंग ले लेते हैं। तो इन्हें कहा गया कि ठीक है आप मीटिंग लेने के लिए आ जाइए। तो एक हॉल में इन्हें इनवाइट किया गया कि मीटिंग के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी इनको किया गया। कैसे कि जब इन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया तो वहाँ पर एक टेबल थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया। तीनों एस्टेट के लोगों को वहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया, और जब तीनों एस्टेट के लोग जब मीटिंग के लिए आए तो उसमें 300 जो चेयर्स थी वो दोनों साइड लगी हुई थी, और यहाँ पर 300 जो पीपल थे वो फर्स्ट एस्टेट के,
300 पीपल सेकेंड एस्टेट के बैठे हुए थे। अब बात करते हैं कि जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे 600। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 600 थे। 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को कहा गया कि आप सब इनके पीछे खड़े हो जाइए, यानी उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था और उन्हें वहाँ पर खड़े रहने के लिए कह दिया गया, यानी कि उनको वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी रिसीव नहीं था, ऑब्टेन नहीं था, तो उन्हें खड़े रहने के लिए कर दिया गया। फिर उनसे कहा गया कि ठीक है, आप जो चाहते हैं कि इक्वल राइट्स दिए जाएं या टैक्सेस को इक्वल कर दिया जाए, इतने ज़्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर अप्लाई किए हुए हैं, इनको इक्वल कर दिया जाए, तो इसके लिए वोटिंग करा लेते हैं। तो और इन्होंने ये कहा कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सभी एक एक वोट ही दे पाएंगे। तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने भी वहाँ पर मिनिस्टर्स थे उन सभी को वोटिंग्स के लिए कहा गया। तो इन सभी ने रिप्रेजेंट किया, तो 600 वोट तो किसके आए, इन लोगों के आए जो कि इनके फेवर में थे, यानी कि टैक्स हटाने के फेवर में। और 650 वोट्स जो थे वो इसके अगेंस्ट आए कि टैक्स को हटाया नहीं जाए। तो ऑब्वियसली वो जीत गए। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते हुए वो असेंबली, यानी कि उन्हें गुस्सा तभी आ गया था जब इन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी, और इस गुस्से में वो वहाँ से असेंबली और मीटिंग छोड़कर चले गए। अब इसमें हम बात करेंगे कि वो वहाँ से मीटिंग छोड़कर चले गए कि ठीक है, वहीं से फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके लिए उनमें भावना जागी और फिर वो उसकी तैयारी करने लगे। अब हम देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो रिवॉल्यूशन है वो एक ही दिन में तैयार नहीं हो जाता है, एक ही दिन में उसकी जो मेथड है, पूरे तरीके हैं, जो कंसेप्ट हैं वो नहीं हो जाते हैं तैयार, उनके लिए बहुत टाइम लगता है, तैयारी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि इसी बीच में क्या हुआ, मिडिल क्लास का राइजेशन हुआ। मिडिल क्लास जो है वो आई, यानी कि रिच तो थे ही, रिच भी थे वहाँ पर और पुअर भी थे। रिच भी बहुत ज़्यादा रिच थे और पुअर भी बहुत ज़्यादा रिच, पुअर भी बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो हम बात करते हैं कि रिच भी ऐसे कि पैर ज़मीन पे ना रखें, पैसे बिछा दें तो भी काम हो जाए उनका, जहाँ जहाँ जाए वहाँ पैसे बिछा के भी जा सकते हैं। और पुअर इतने कि एक समय का जो खाना है वो भी उन्हें नहीं मिलता था, कई बार भूख से ही उनके जो परिवार हैं वो मर जाया करते थे। अब बात करते हैं कि फिर इनके बीच में मिडिल क्लास का उदय हुआ। मिडिल क्लास जो आई, यानी कि ना तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे और ना ही बहुत ज़्यादा पुअर थे। मिडिल क्लास जो आई, मिडिल क्लास में से जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके लीडर्स बने, यानी ये जो मिडिल क्लास है इसके अंदर से ही रिवॉल्यूशन की, क्योंकि जो पुअर पीपल थे देखिए उनके पास इतना क्या ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी लिटरेसी नहीं थी, इलिटरेट थे, जबकि मिडिल क्लास में जो लोग थे वो सभी क्या थे, लिटरेट थे, कुछ एडवोकेट थे, अलग अलग कुछ लेक्चरर्स थे। तो इस तरीके से सारे के सारे जो मिडिल क्लास हैं उनमें से ही क्या निकले, रिवॉल्यूशन के लीडर निकले, क्योंकि उन्होंने ही बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पढ़ी थी अलग अलग जगह पर कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन हुआ है तो वहाँ के लोगों को आज़ादी मिली, ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर उन्होंने क्या किया कि हमें भी क्या करना चाहिए, रिवॉल्यूशन करना चाहिए। और इन्हीं में से, इन्हीं मिडिल क्लास पीपल में से कुछ लोग उठकर लीडर बन गए रिवॉल्यूशन के। अब हम बात करते हैं इनका जो स्लोगन था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी लिबर्टी का मतलब आज़ादी, हमें फ्रीडम चाहिए। इक्वालिटी का मतलब बिल्कुल इक्वल होना चाहिए सब कुछ हमारे लिए। जितने भी इसमें फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया था, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, स्कॉलर्स, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, लेक्चरर्स, ये सभी। तो इन्होंने स्लोगन दिया कि हमें आज़ादी चाहिए, इक्वालिटी हमें चाहिए एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी सब प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, ये होता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। ये इनका स्लोगन था कि हमें ये चाहिए और यही इनका स्लोगन था जो इन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया। बात करते हैं डिटर्मिनेशन टू, क्योंकि इन्होंने अब डिटरमाइन कर लिया था कि अब इस फ्यूडल सिस्टम से, यानी कि अब इस सिस्टम से जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसको हमारी इतनी सी भी केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि पुअर जो है वो और पुअर होते जाए, क्योंकि आज जो पुअर की जो कंडीशन है वो कल हम मिडिल क्लासेस की भी हो सकती है, क्योंकि टैक्सेस तो हमें भी पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम है उससे ये क्या पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। तो ये मिडिल क्लास का रोल था कि इससे ये कैसे छुटकारा पाना चाहते थे। अब जैसे ही ये मिडिल क्लास ने जब रिवॉल्यूशन की जो रिवॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है, इसका ये जो आइडिया है, जब उनके माइंड में चल रहा था और सभी लोग इस पर विचार कर रहे थे, तो उसी समय कुछ फिलोसफर्स और राइटर्स ने भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। कुछ फिलोसफर्स और राइटर्स ने कुछ ने अपनी
जो भी स्क्रिप्ट थी उनके थ्रू, अपने कुछ ऐसी स्टोरीज हैं उनके थ्रू, कुछ अपनी कविताओं के थ्रू, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा जोश की भावना भर दी और लोग जो थे वो रिवॉल्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब देखते हैं कि वो थिंकर्स और फिलोसफर्स जो थे वो कौन कौन से थे। इन थिंकर्स में सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू का। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ये एक एडवोकेट थे, एक लॉयर थे और नोबल पीपल में आते थे, यानी कि इन्हें टैक्स पे करने की कोई नीड नहीं थी। नोबल पीपल में आते थे, बाय बर्थ जो थे ये नोबल थे, लेकिन इनकी बुक जो थी नोबल पीपल थे जो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू थे। देखिए अगर इनको हम देखें बाय बर्थ, यानी कि ये पुजारी वगैरह के बेटे थे, तो ये एक नोबल मैन थे बाय बर्थ, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी राइटिंग्स लिखी। इनकी एक बुक थी, एक बुक नाम था जिसका स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने एक बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसको पढ़ करके इन लोगों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया आया। इस स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने क्या किया था, एरिस्टोक्रेसी की इन्होंने बहुत बुराइयां की थी। इन्होंने एरिस्टोक्रेसी के लिए बिल्कुल मना किया था कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो सिस्टम बिल्कुल खराब सिस्टम है। और इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स की बहुत प्रेज की थी। इसमें अपनी इस बुक में इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स को सही दिखाया और उसकी प्रशंसा भी करी, और एरिस्टोक्रेसी के लिए इन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, एरिस्टोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, तानाशाही को क्रिटिसाइज किया, और जबकि डेमोक्रेटिक राइट्स जो सबको इक्वली मिलने चाहिए उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ की अपनी बुक में। तो जिसने भी इस बुक को पढ़ा उन्होंने देखा कि भाई नोबल मैन होते हुए भी वो हमारे लिए इतना सोच रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, अब अपने लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसी ही सीरीज में एक थे वॉल्टेयर जो थे, इन्होंने भी क्या किया, वॉल्टेयर जो थे इन्होंने मटीरियल लाइफ ऑन अर्थ, इन्होंने कहा कि जो मटीरियल लाइफ है अर्थ पर वो जीना सभी का पॉलिटिकल राइट है, यानी कि हर पर्सन जो है उसको ये राइट है कि वो अपनी मटीरियल लाइफ जो है वो जमीन पर ही जिए और हेवन के बारे में भूल जाए। लेकिन इन्होंने ये देखा कि जो भी जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, सिस्टम जो पॉलिटिकल चल रहा है वहाँ पर पुअर जो हैं उनको बिल्कुल ही क्या कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो उन्होंने भी इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि थे रूसो, जॉन जैकब रूसो। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने बताया कि किस तरीके से रिच और पुअर लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिच और पुअर इन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा कि रिच जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको किसके अंदर डाल दिया जाए, उस रिच की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए किसमें, पुअर पर्सन्स में। अगर जितने भी रिच हैं, यानी अगर वो 2% ही रिच पर्सन्स हैं और उन 2% रिच पर्सन्स को अगर उन 2% रिच पर्सन्स की प्रॉपर्टी को अगर किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, पुअर पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो जो पुअर पर्सन हैं वो क्या होंगे, वो भी मिडिल क्लास में आ जाएंगे और जो रिच पर्सन्स हैं वो भी किस में आ जाएंगे, मिडिल क्लास में। तो जो सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में चलेगा। तो ये 3 ऐसे नेम है जिन्होंने ये बताया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो होना चाहिए और उसके लिए पॉजिटिव वे तैयार किया। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की। कौन कौन से पॉलिटिकल इश्यूज थे। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो ये थे कि ऐसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या थी जिनकी वजह से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके लिए कुछ पॉजिटिव वेज तैयार हुए। फर्स्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो पॉलिटिकल इशू है वो था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर।
इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, फ्रांस का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर था। और वो अनपॉपुलर किसकी वजह से था? बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेस। क्योंकि इन लोगों ने इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस जो थे वो पुअर पर्सन्स पे लगाए हुए थे, और वो भी पुअर पर्सन कितने, यानी 98% जो पुअर पर्सन्स थे जिनके पास 10% प्रॉपर्टी थी पूरी कंट्री की, उनके ऊपर उन्होंने ऑल टैक्सेस अप्लाई किए हुए थे। और जो 2% पीपल थे जिनके पास 90% प्रॉपर्टी थी पूरी कंट्री की, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। तो इससे ये जो पुअर है ये और ज़्यादा पुअर हो गए थे। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, और यहाँ पर ये जो पुअर पर्सन थे इनके पास कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं था, ना तो इनके पास कोई एजुकेशन का राइट था, किसी भी चीज़ का राइट इनके पास नहीं था, ना ही रिलीजन चूज करने का राइट था। तो इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ये कैसा था? बहुत अनपॉपुलर था। नेक्स्ट, यहाँ के जो किंग्स थे उनके पास डिवाइन राइट्स, यानी उन्हें दैवीय कहा जाता था कि वो एक दैवीय शक्ति का रूप है, और उनको और इन्हीं के शब्दों को क्या माना जाता है, यानी कि इनको आंख बंद करके इन पर विश्वास किया जाता था, और इनके जो ऑर्डर्स थे उनको माना जाता था, चाहे वो गलत कह रहे हो या ठीक कह रहे हो। लुइस 15 जो था उसको लोगों के वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि पुअर पीपल का जो वेलफेयर जिन्हें चाहिए था उनके वेलफेयर में, उनके कल्याण में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुइस 16 जो था वो वैसे तो एक नोबल किंग था। लुइस 16 जो था वो किंग काफ़ी पॉपुलर भी था और एक गुड नेचर का था, लेकिन उसके जो मिनिस्टर्स थे वो सभी मिनिस्टर्स कैसे थे? करप्ट थे। और वो करप्ट मिनिस्टर्स जो थे वो कभी भी जो इसकी स्कीम्स थी, जो सोशल वेलफेयर्स थे, उनको लोगों तक नहीं पहुंचने देता था। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में जो सिस्टम है वहाँ पर हमारे यहाँ पर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसमें लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे ऑर्गन्स बनाए गए हैं जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर अपनी बात रख पाते हैं और अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनवाते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी तो लोग जो थे वो अपनी बात को किंग तक नहीं पहुँचा पाते थे, और किंग तक जब उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पहुँच पाती थी तो किंग जो है वो उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी नहीं कर पाता था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि असेंबली कैसे बनी। नेशनल असेंबली जब इन्होंने बनाई तो ये कैसे बनी, और इस असेंबली के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।